हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम मिस्टर चाओ जीसू को देखते हैं जो कि कांगो के घर पर चोरी छुपे आ जाते हैं। ये यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी लेने के लिए आए थे। जब ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो सुअर था जिसका नाम टाइगर था उसने यहाँ पर मैल मूत्र किया हुआ था और बाद में कांगो भी घर के बाहर है और वो टाइगर को चिल्ला रहा था। इसके बाद वो घर के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर चाओ जीसू अलमारी के अंदर छिप जाते हैं। कांगो अंदर आता और देखता है कि यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है और ये सामान जीसू को मिस्टर चा ने बिखरा है क्योंकि ये यहाँ पर इन सब में ओरिजिनल कॉपी ढूंढ रहे थे लेकिन इनको नहीं मिली। कांगो यहाँ पर टाइगर पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि ये सब तुमने क्या किया, मेरी माँ मुझे और तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। और बाद में कांगो यहाँ पर फर्श को साफ करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर एक आदमी आ जाता है जो इसको मारने के लिए आया था और यह आदमी ताइसू ने यहाँ पर भेजा है। ये वही सीन था जो कि हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर कांगो इस आदमी से पूछता कि तुम कौन हो, लेकिन तभी यह आदमी कांगो को चाकू मारने वाला था। अंदर से मिस्टर चाओ जीसू बाहर आते हैं और कांगो के आगे पड़ जाते हैं और बाद में इस आदमी से लड़ने लगते हैं। यह आदमी कुछ देर तो इनसे लड़ता है और बाद में यहाँ से भाग जाता है और अपनी बाइक पर बैठ जाता है और यहीं चला जाता है। लेकिन जीसू को और मिस्टर चा के पास भी गाड़ी होती है। ये अपनी गाड़ी को इसके पीछे लगा देते हैं। बाइक पर बैठा हुआ यह आदमी ताइसू के पास कॉल करता और बता देता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपना काम नहीं किया। वहाँ पर दो आदमी पहले से थे और तभी यहाँ पर मिस्टर चा गाड़ी को अचानक से इस लड़के की बाइक के आगे ले आता है और यह लड़का नीचे पड़ जाता है और बाद में इसको पकड़ लिया जाता है। बाद में यंगसुन घर के अंदर आती है और अपने बेटे से पूछ रही थी कि ये सब क्या है और ये सामान कैसे बिखरा हुआ है। कांगो यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर दो डरावने आदमी आए थे और भी इस अलमारी के अंदर छिपे हुए थे और बाहर से एक आदमी आया था, उसके हाथ में चाकू था और वह मुझे मारने वाला था, लेकिन अलमारी में से वे दोनों आदमी मेरे सामने आए और फिर ये दोनों आदमी उस आदमी से लड़ने लगे जिसके हाथ में चाकू था जो कि मुझको मारने के लिए आया था। कांगो यहाँ पर ये सब बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यंगसुन अपने बेटे पर चिल्लाती हुई कहती है कि ये सब तुम कैसी बकवास कर रहे हो, भलाई छोटे से कमरे में वे लड़ाई कैसे कर सकते हैं। यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे पर विश्वास नहीं करती, हालांकि कांगो तो सच ही कह रहा था। अगले सीन में देखते जहाँ पर मिस्टर चा और जीसू चेयरमैन सोंग के पास आ जाते हैं और इसको कह रहे थे कि हमें माफ़ कर देना, हम अपने काम में असफल रह गए, हमें ओरिजिनल कॉपी नहीं मिली। साथ में बता रहे थे कि वह लड़का जिसको हमने पकड़ा था वह हॉस्पिटल से भाग गया। चेयरमैन सोंग अपने आदमियों के साथ गलत बिहेवियर करता है। वह जीसू के सिर पर खाना घेर देता और कह रहा था कि जैसे जैसे चुनाव क्लोज आते जाएंगे ताइसू डिस्परेट हो जाएगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसे अपने रास्ते से हटा देगा, जैसे उसने अब कांगो को हटाने की कोशिश की थी और बाद में वह मुझे हटाने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके ओरिजिनल कॉपी को ढूंढो और साथ में कांगो की भी सुरक्षा करो। मिस्टर चाओ जीसू कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम ओरिजिनल कॉपी को ढूंढ लेंगे। अगले सीन में ट्रोटबैक को देखते हैं जो कि चीफ के घर पर आया हुआ था और चीफ यहाँ पर ट्रोटबैक को देख लेता और कह रहा था कि तुम कौन हो। ट्रोटबैक यहाँ पर चीफ को अपना कार्ड दिखाता है और इस पर ट्रोटबैक का पूरा नाम लिखा हुआ था और यह नाम था बेक उन ए। और बेक उन यहाँ पर चीफ के पास सूअरों के फार्म को बंद कराने के लिए आया था। यहाँ पर चीफ कहता है कि तुम्हारा नाम जाना पहचाना लग रहा है और बाद में कहता कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, हम दोनों साथ में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, क्या तुम मुझको नहीं जानते, मेरा नाम योंगराक है। और बाद में योंगराक यानी कि चीफ बेक उन को अपने घर के अंदर ले आता है जहाँ ये अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे कि हम कैसे स्कूल के अंदर जाते थे और वहाँ पर पढ़ाई करते थे। साथ में यहाँ पर बेक उन अपने बारे में बताता है कि मैं एक सिंगर बन चुका हूँ। अगले सीन में यंगसुन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है। साथ में कांगो होता है। कांगो यहाँ पर खाना खा रहा था और आगे टीवी पर न्यूज चल रही थी कि 3000 सूअरों के साथ कुछ गलत काम किया जाएगा क्योंकि उनके कारण दूसरे खेतों में बीमारियां लग गई हैं। कांगो अपनी माँ से कहता है कि इन सूअरों के साथ इतना गलत बिहेवियर क्यों किया जा रहा है। यंगसुन यहाँ पर कहती है कि इनमें से कुछ सूअर बीमार हो चुके हैं और अगर इनमें से एक भी सूअर बीमार हो जाता है तो वह सभी को बीमार कर देता है और वहाँ पर जितने भी आसपास में खेत हैं उनके अंदर भी बीमारी फैल जाती है। कांगो फिर कहता है कि हमारे सूअरों के बारे में क्या। यंगसुन कहती है कि हमने अपने सूअरों पर टीकाकरण किया हुआ है, इसलिए वे गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही कोई बीमारी फैलाएंगे और ऐसे भी हमारे आसपास कोई खेत नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। बाद में यंगसुन कहती है कि मार्केट खुला हुआ है इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन यहाँ पर कांगो मना कर देता है। बाद में यंगसुन कहती है कि पहले तो तुम मेरे साथ चलते थे लेकिन अब तुम योजिन और शेजुन के साथ खेलना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो। और कांगो कुछ नहीं बोलता, अपना सर नीचे कर लेता है। अगले सीन में गुमजा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी मिजू से बात कर रही थी। मिजू भी यहाँ पर मार्केट के अंदर जाने वाली थी। गुमजा अपनी बेटी को कुछ सामान लाने के लिए कह रही थी। साथ में गुमजा अपनी बेटी को कुछ पैसे देती और कह रही थी कि तुम दोबारा नेल सैलून खोल लेना। और ये खबर सुनकर मिजू अपनी माँ को गले लगा लेती और मिजू अपनी माँ से कह रही थी कि मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। बाद में मिजू बाहर आती जहाँ अपने जीपीएस से बात कर रही थी, तभी उसे बस आती हुई दिखाई देती है और वो भाग जाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पर कांगो देखते हैं जो कि मिजू को भागते हुए देख रहा था और तभी यहाँ पर मिजू का पर्स नीचे गिर जाता है और कांगो देख लेता है। बाद में कांगो पर्स को उठाता है और वह बस के पीछे दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर बस चली जाती है।
अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन मार्केट के अंदर आ गई है और वहाँ पर चीजें खरीद रही है। इसके बाद मीजू को भी दिखाया जाता है और वह भी मार्केट के अंदर आ जाती है। पहले तो वह यहाँ पर अपनी लिए दुकान ढूंढती है, वह रियल इस्टेट के अंदर भी जाती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसा मांगा जाता है। साथ ही वह यहाँ पर शॉप खोलने की बात भी करती है, लेकिन शॉप का ओनर इसको मना कर देता है। यही पर हम कांगो को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका है और वह मीजू को ढूंढ रहा था और काफी टाइम के बाद उसको मीजू दिख जाती है और मीजू यहाँ पर पानी के अंदर मछलियों को देख रही थी। बाद में वे फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वे कांगो के साथ इन्हीं मछलियों के सामने बैठी हुई थी और ये मछली पानी के अंदर थी, जहाँ कांगो मीजू को बता रहा था कि मुझे पानी के अंदर ये मछलियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसके बाद प्रेजेंट में फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर अब कांगो मीजू के पास जा रहा था, लेकिन यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी जिस वजह से कांगो नहीं देख पाता कि मीजू कहाँ पर गई। बाद में मीजू अपनी माँ का सामान लेने के लिए एक शॉप के अंदर आ जाती है। यहीं पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। मीजू यहाँ पर इस बूढ़ी महिला को दादी कहती है और बाद में कह रही थी कि क्या मैं अपने नाखून को देख सकती हूँ, और बाद में वो इस बूढ़ी महिला के नाखून को देखती है और फिर इन्हें अच्छी तरह काटती हुई है और फिर इनसे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई नेल सैलून है। ये बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ पर एक पहले थी लेकिन अब वह बंद हो चुकी है। बाद में कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी तरह नाखून काटती हो, शायद तुम्हें नेल सैलून की दुकान खोल लेनी चाहिए। मीजू कहती है कि मैं ऐसा ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे शॉप खोलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। ये बूढ़ी महिला कहती है कि शॉप के अंदर वहाँ पर जगह है, तुम यहाँ पर क्यों नहीं खोल लेती। बाद में ये बूढ़ी महिला इस शॉप के अंदर से पूछती है कि क्या यह ऐसा कर सकती है। हालांकि पहले तो मना कर देता है, लेकिन और बाद में बूढ़ी महिला कहती है कि हम यहाँ पर बहुत से कस्टमरों को लेकर आएंगे ताकि तुम्हारी शॉप से सामान खरीद सकें। साथ में यहाँ पर मीजू कहती है कि मेरे पास ट्रक का लाइसेंस भी है और जब तुम बिजी हो गए तब मैं ट्रक में जाकर खाद बीज को ले आऊंगी। ये ओनर कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी। मीजू यहाँ पर हाँ भरती है और बाद में यह ओनर यहाँ पर मीजू को नेल सैलून खोलने के लिए परमिशन दे देता है। हालांकि जब यहाँ पर मीजू अपनी माँ की चीजें खरीद रही थी तब वो इसके लिए भुगतान भी करने वाली थी, लेकिन उसके पास अपना पर्स नहीं था। मीजू कहती है कि शायद मैंने कहीं पर गिरा दिया है, लेकिन आप मेरी माँ से बात कर सकते हैं, हम आपको बाद में भुगतान कर देंगे। और बाद में ये शॉप का ओनर गुमजा से बात करता है और कह देता कि ठीक है, पैसे बाद में दे देना। वही हम बाहर देखते हैं जहाँ पर कांगो होता है और वो एक शॉप के पास होता है और वहाँ पर एक थैले को देख रहा था और वो इस थैले को अपने हाथ में टांग लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक चोर आता है और वह कांगो के पास से मीजू का बटुआ मार लेता है और बाद में भागता है, लेकिन कांगो यहाँ पर एक सेब को उठाता है और इस चोर के सर पर मारता है। चोर नीचे पड़ जाता है, लेकिन चोर यहाँ पर बटुआ गिर देता है और यहाँ से भाग जाता है। कांगो यहाँ पर बटुए को उठा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर कांगो कुछ स्ट्राइक आउट जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगता है और फिर वो एक छोटे से फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पर यह प्रोसिक्यूटर होता है और बाद में अचानक से शांत हो जाता है। तभी यहाँ पर उसी शॉप का ओनर आता है जिसके पास से कांगो ने थैला लिया था और वह कांगो से कह रहा था कि तुम चोर हो, तुमने मेरा थैला लिया है। लेकिन तभी मीजू बाहर आती है और देखती कि क्या चल रहा है। वह यहाँ पर कांगो को देख लेती है और उसके पास जाती है। शॉप का ओनर यहाँ पर मीजू से कहता है कि क्या तुम इसको जानती हो, इसने मेरा थैला चुराया है। मीजू कहती है कि माफ कर देना, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है, आपका जो भी नुकसान हुआ है हम आपको भुगतान कर देंगे। और बाद में यहाँ पर कांगो मीजू को उसका पर्स दिखाता और कह रहा था कि मैं तुम्हें यह देने के लिए आया था। मीजू कहती है कि तुम्हारे पास ये कैसे आया। बाद में कांगो इसी बात को दोहराता है जब मीजू जीपीएस से कह रही थी। कांगो कहता कि जब तुम जीपीएस से बात कर रही थी तब तुमने वहाँ पर यह गिरा दिया था और तभी मैं इसे वहाँ से तुम्हारे पास यहाँ लेकर आया हूँ। और तभी यहाँ पर यंगसुन भी आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है और इनके पास जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर तीनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पर यंगसुन कांगो को डांटती और कह रही थी कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। यंगसुन यहाँ पर कहता है कि मीजू ने अपना पर्स गिरा दिया था, मैं पर्स देने के लिए आया था। यंगसुन कहती है कि तुम इतनी दूर अपनी व्हीलचेयर पर आए थे, कुछ भी हो सकता था, आगे से ऐसी गलती मत करना। कांगो कहता है कि ठीक है। आगे चलकर ही गाँव के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर यंगसुन और मीजू दोनों गाड़ी से उतरती हैं और यहाँ पर यंगसुन मीजू को कुछ खाना देती और कह रही थी कि खाना अपने घर पर ले जाना और तुम्हारी माँ को दे देना। मीजू कहती कि ठीक है। साथ में यहाँ पर यंगसुन मीजू से माफी मांगती और कहती है कि जब उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरा बेटा टेस्ट नहीं दे पाया था और मैंने तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा था और तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं किया था, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन यहाँ पर मीजू कहती कि कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि अब कांगो ठीक है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बेखून सैमसी के फादर से मिल रहा था और वही से गले मिलता है। साथ में यहाँ पर बेखून मीजू की माँ से भी गले मिलता है। बाद में यहाँ पर ट्रोडबैक सभी को बता रहा था कि मैं यहाँ पर गाँव की सफाई करने वाला हूँ, वहाँ पर जो सूरों का फार्म है मैं उसे हटाना चाहता हूँ, उसका विरोध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब मेरा साथ दो। हालांकि पहले तो सभी मना करते हैं क्योंकि वे ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन बाद में ट्रोडबैक इन सभी को लुभाता और कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करने वाला हूँ। वह बताता है कि मैं इस कॉन्सर्ट के अंदर सैमसी को बहुत बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बनाऊंगा। साथ में बताता है कि इस कॉन्सर्ट के अंदर खाना भी बनेगा और वह खाना मीजू बनाएगी। यानी कि ट्रोडबैक इन सभी को किसी न किसी तरह लुभाने की कोशिश कर रहा था और बाद में इस भी कह देते कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, वैसे भी हमें हमारे गाँव की सफाई करनी होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीटाणु हो गए हैं और गंदगी आती है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन बाहर हम यंगसुन को देखते हैं जो कि इनकी बात सुन रही थी। वह किसी काम के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन वह इनकी बातें सुन लेती है कि ये सभी मेरे सूरों के फार्म का विरोध करने वाले हैं। रात को देखते हैं जहाँ पर कांगो अपनी व्हीलचेयर पर अकेला जा रहा था, लेकिन तभी वह नदी में पानी को देखता है और इसके पास आ जाता है। तभी हम यहाँ पर सैमसी को देखते हैं
सैमसी यहाँ पर कांगो को देख लेता है और बाद में फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ सैमसी के रेस्टोरेंट के अंदर था और वहाँ पर शराब पी रहा था। तभी उसे यहाँ पर कांगो दिखता है, साथ में यहाँ पर और लोग भी होते हैं। सैमसी के यहाँ पर कांगो के पास जाता है और कह रहा था कि तुम तो कांगो होना। बाद में वो प्रोसिक्यूटर से कहता है कि मेरा दोस्त है। सभी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इसे सूरों की गंध आती थी, लेकिन अब यह प्रोसिक्यूटर बन चुका है। कांगो यहाँ पर सैमसी को चुप करता है और इसे बाहर ले आता है। इसको पैसे देता और अंदर जा रहा था। सैमसी कहता है कि ये क्या है। कांगो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसी के लिए यहाँ पर आए हो। और बाद में कांगो अंदर चला जाता है। यहाँ पर एक और सीन होता है जहाँ पर सैमसी ने चोरी कर ली थी। हालांकि सैमसी ने कुछ सामान लिया था और उसे नहीं पता था कि यह चोरी का है। वह कांगो से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं जेल के अंदर नहीं जाना चाहता, अगर मैं जेल के अंदर गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, प्लीज मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, हम अच्छे दोस्त हैं, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन कांगो कहता है कि हम दोस्त नहीं है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बाद में जब कांगो नदी किनारे होता है तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सैमसी कहा जाता है और वह कांगो से कहता है कि तुम्हारी टांगों को क्या हुआ है, क्या तुम्हें चोट लगी हुई है। साथ में कांगो को प्रोसिक्यूटर भी कहता है। कांगो कहता है कि तुम कौन हो। बाद में सैमसी कसता और कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारी जैसे मैं जेल के अंदर चला गया तुमने मेरी मदद भी नहीं की, तुमने कह दिया था कि हम दोस्त नहीं है। बाद में कांगो कहता है कि क्या हम दोस्त हैं। सैमसी यहाँ पर चिल्ला रहा था, कांगो से चुप होने के लिए कहता है। और बाद में कांगो कहता है कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ और तुम चुप हो जाओ। लेकिन यहाँ पर सैमसी कांगो गाली देता है और कांगो अगला भी पकड़ लेता है। बाद में कांगो कहता है कि मैं योजिन और शोजिन के पास जा रहा हूँ और तुम्हारी शिकायत करूंगा। बाद में कांगो योजिन और शोजिन के पास आ जाता है। उनसे कह रहा था कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है, मुझे उसकी मदद की जरूरत है, किसी ने मुझे गाली दी है। यहाँ पर येजिन कहती है कि कौन है वो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब ये तीनों आ जाने वाले थे, लेकिन तभी अंदर से हम देखते हैं कि मिजू आ जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। साथ ही मिजू कांगो से कहती है कि तुम घर के अंदर जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी। कांगो कहता है कि मेरी माँ घर पर नहीं है, एक सुअर ने जन्म दिया है और उसी की देख रेख में फार्म के अंदर है, इसलिए घर पर मैं अकेला हूँ। बाद में बच्चे कहते हैं कि हमारे घर के अंदर टेबल सेट है, चलो अंदर चलो और खाना खा लो, हम सभी मिलकर खाएंगे। हालांकि मिजू इसके लिए मना करती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कांगो की व्हीलचेयर पकड़ लेते हैं और घर के अंदर ले आते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इस भी खाना खा रहे थे, जहाँ पर येजिन कहती है कि क्या हम फैमिली नहीं है, हम सभी यहाँ पर एक फैमिली के रूप में खाना खा रहे हैं, कांगो एक पिता के रूप में है और आप हमारी माँ है। मिजू यहाँ पर अपने बच्चों को चुप होने के लिए कहती है और कह रही थी कि तुम्हें हेल्थी होना होगा इसलिए खाना खा लो। लेकिन यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हम तो कांगो के हेल्थी देखना चाहते हैं और बाद में ये खाने में जो गाजर होती है वे कांगो की थाली में रख देते हैं। मिजू अपने बच्चों पर चिल्लाती है और बाद में बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। बाद में मिजू कांगो के पास आती है और बाद में जो गाजर होते हैं उनको ले लेती है। कांगो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मिजू कहती है कि तुमको गाजर पसंद नहीं है। कांगो कहता है कि तुम कैसे जानती हो, क्या हम भी दोस्त थे। मिजू यहाँ पर हाँ भरती और कहती है कि हम दोनों एक स्कूल के अंदर जाया करते थे। और बाद में कांगो मिजू से माफी मांगता और कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें मछली पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मछली नहीं पकड़ सका। हालांकि मैं वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कौन आ गया था और उसने मुझे गाली दी थी, इसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर मिजू कहती है कि मुझे मछली पसंद नहीं है और तुम यहाँ पर मत आया करो, मेरे बच्चों से मत मिला करो, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना नहीं चाहती। और बाद में कांगो मिजू से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे लिए बुरा था। शायद मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बुरा था। बाद में यहाँ पर गुंजा आती है और वो कांगो से पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि इसकी माँ घर पर नहीं है, इसलिए कांगो यहाँ पर आ गया। बाद में बच्चे कहते हैं कि टाइगर तो भूखा होगा। कांगो कहता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ, उसको खाना खिलाऊंगा। बाद में कांगो यहाँ चला जाता है। अगले सीन में सैमसी के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि घर पर आ जाते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर किसी चोर का आभास होता है। ये यहाँ पर एक कांच की बोतल को उठा लेते हैं। साथ में यहाँ पर सैमसी की माँ भी कुछ ले लेती है और जैसी चोरी इनको दिखता है ये चोर को मारने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सैमसी है। बाद में सैमसी की गाँव पर महरम लगाई जाती है। सैमसी को यहाँ पर बता दिया जाता है कि कांगो के साथ क्या चल रहा है। हालांकि सैमसी यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे यंगसुन के लिए बुरा लग रहा है। अगले सीन में मिस्टर चा और रिश्तु को फिर से दिखाया जाता है जो कि ओरिजिनल कॉपी लेने के लिए कांगो के घर के पास आ जाते हैं। ये यहाँ पर सूरों की खाद के पास थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यंगसुन इन दोनों को देख लेती है और कह रही थी कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर मिस्टर चा कहता है कि हम एक सूरों का फार्म खोलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सूरों की खाद लेने के लिए आए थे। यंगसुन यहाँ पर इनसे कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम सूरों का फार्म खोलने वाले हो। बाद में यंगसुन इनसे पूछती है कि तुम्हारे खेत कहाँ पर है और तुम कहाँ पर रहते हो। ये यहाँ पर बता देते हैं कि हमारे खेत वहाँ पर है, हालांकि झूठ बोल रहे थे। बाद में ये दोनों यासी जाने लगते हैं, लेकिन जब ये पीछे देखते हैं तो यंगसुन को कुछ होने लगता है और यंगसुन इसे पड़ जाती है। अगले सीन के अंदर देखते हैं जहाँ पर यंगसुन अस्पताल के अंदर होती है और वहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ थी। इसकी फैमिली यहाँ पर पहली बार कंपनी ट्रिप के लिए जाने वाली थी। साथ में हम यहाँ पर यंगसुन के पिता को देखते हैं, उसकी माँ भी यहीं पर होती है, इसका भाई भी यहीं पर था। लेकिन जब ये अपनी गाड़ी लेकर आगे जाते हैं तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। बाद में यंगसुन अचानक से उठती है और डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इसको बता दिया जाता है कि तुम्हें यहाँ पर 2 आदमी लेकर आए थे।
वहीं दूसरी ओर कांगो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है और अपनी माँ को खोज रहा था। अगले सीन में ट्रोडबैक को दिखाया जाता है जो कि यंगसुन के सूरों के फार्म के पास आ जाता है और वहाँ पर सभी के पास कॉल कर रहा था कि तुम कहाँ पर हो, हम यहाँ पर विरोध करने वाले हैं। लेकिन अब सभी मना कर रहे थे और कह रहे थे कि हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते। बाद में अस्पताल में फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर यंगसुन डॉक्टर से मिल रही थी और डॉक्टर से पूछती है कि मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर यहाँ पर बता देती है कि तुम्हें 4 स्टेज का कैंसर है। लेकिन यंगसुन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कभी कभी रात महसूस भी करती हूँ। और कुछ टाइम के बाद कहती है कि मेरे बेटे की हालत सही नहीं है, मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। और बाद में वो डॉक्टर के पाँव में गिर जाती है और कह रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे मेरे बेटे की देखरेख करनी है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कांगो अपनी माँ के पास कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर एक नर्स कॉल को उठाती है और इसे बता रही थी कि तुम्हारी माँ यहाँ पर है। बाद में कांगो चीफ के घर के बाहर आया हुआ है और उसको बुला रहा था। इसके बाद यंगसुन भी डॉक्टर के पास से आ जाती है, वो बाहर जा रही थी। लेकिन तभी हमें देखते हैं कि यहाँ पर अपनी व्हीलचेयर लेकर कांगो आ जाता है और अपनी माँ को पुकार रहा था। और बाद में जब कांगो अपनी माँ के पास आ रहा था तब वह व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। बाद में यहीं पर चीफ और शैमसी का पिता भी आ जाता है। हालांकि पहले तो यंगसुन अपने बेटे को उठाती है, लेकिन बाद में कांगो को छोड़ देती है और कह रही थी कि तुम्हें खुद उठना होगा। और ये शब्द कहने के बाद यंगसुन यहाँ चली जाती है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में जो कि वेडनेसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।